नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अखिलेश यादव भी महाकुंभ पहुंच गए, प्रयागराज पहुंच गए, गंगा मैया में डुबकी लगाई। वो डुबकी आस्था की थी या सियासी थी, ये जरा जानने की कोशिश करेंगे वीरेंद्र नाथ भट्ट जी से। वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से। तो वीरेंद्र जी, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ये कैसे हुआ? पहले तो लगा कि वो तो हरिद्वार में डुबकी लगा ली है, जंजीर वंजीर पकड़ करके काम खत्म हो गया। लेकिन प्रयागराज पहुंच गए और बड़े अजीबोगरीब अंदाज में कुछ विजुअल्स आ रहे हैं। एक कोई सुरक्षा कर्मी है या कौन है, वो वहां से ऊपर उनका हाथ पकड़े हुए है, थामे हुए है, और जहां वो डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, घुटनों तक पानी है, घुटनों तक भी नहीं है। तो डरते हैं क्या गहराई में जाने से या थोड़ा सा आगे जाने से? जी। आपकी बात पूरी हो गई। जी हाँ, जी हाँ। आप आवाज आ रही है मेरी? जी जी। देखिए चौधरी साहब, ऐसा है कि उन्होंने अभी इसी जनवरी महीने में कुंभ को लेकर के, संभल को लेकर के क्या क्या बयान दिए हैं आपको पता है। पहले उन्होंने कहा कि ट्रेनें नहीं चल रही हैं, ट्रेनें खाली आ रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि वहां पे, पहले कहा कि वहां पे पांटून ब्रिज पूरे नहीं हुए हैं। फिर कहा वहां वहां बिजली का इंतजाम नहीं हुआ है। फिर कहा वहां स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ काम सारे अधूरे पड़े हुए हैं। और उसके बाद कहा हम तो जो है सामाजिक न्याय के साथ हैं, पहले रोटी चाहिए और मंदिर धर्म कर्म बाद में होगा, और पीडीए के लिए हम काम कर रहे हैं। एकाएक क्या हुआ कि जो है वो कुंभ मेला में पहुंच गए, और वो माँ त्रिवेणी को प्रणाम वो कर रहे हैं। और आज जो उन्होंने ट्वीट किए हैं वो तो जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के ऊपर बहुत ही सड़क भाषा में है, छपरी का कहा है मंत्रियों को, अपने को असली हिंदू कहा है, और भगवा वालों को उन्होंने फर्जी बताया है। और अभी 22 जनवरी को बैठक हुई थी कैबिनेट की प्रयागराज में, तो उसको उन्होंने कहा था कि ये मंत्रिमंडल की बैठक करने का स्थान नहीं है, राजनीतिक यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ राजनीतिक कार्य नहीं होने चाहिए। वहां और आज जाके वहां वहां संदेश दे रहे हैं कि सहिष्णुता भाईचारा बना रहे और कोई नकारात्मक संदेश ना जाए। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को उनको अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। आज वो योगी की बनाई पिच पर पे आ गए अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने उन्होंने राजनीतिक आधार नहीं दिया कि वो क्यों नहीं आए। और अब तक जो है उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनका रवैया है, वो घनघोर सनातन विरोधी रहा है। और राहुल गांधी की तरीके से उनको केवल सनातन का विरोधी आता है और उन्हें कुछ आता ही नहीं है। और दूसरे उन्होंने ये भी देखा है कि घनघोर सनातन हिंदू विरोधी राजनीति करके मुलायम सिंह यादव राजनीति में 30 साल से ज्यादा सक्रिय रहे। उन्होंने उन्होंने 90 में अयोध्या में 2 बार फायरिंग कराई कार सेवकों के ऊपर, 1990 में। उसके बाद से मुलायम सिंह यादव का कोई ऐसा पॉलिटिकल नुकसान नहीं हुआ, वो आगे ही बढ़ते रहे। उसके बाद वो 2 बार और मुख्यमंत्री बने। तो उनको भी लगता है कि हम भी उसी राह पे चलेंगे और सनातन विरोधी रुख अपनाएंगे तो हमारा पीडीए भी स्ट्रांग होगा और हमारे साथ मुसलमान भी जुड़ा रहेगा। तो ये उनका अब तक का रवैया रहा है। तो आज जिस तरीके से उन्होंने यू टर्न लिया और एकाएक अयोध्या पहुंच गए, और वो सॉरी वो प्रयागराज पहुंच गए, और उन्होंने जो है ये सहिष्णुता और सौहार्द का जो उन्होंने भाषण दिया है, तो तो मैं आपके दर्शकों की सुविधा के लिए 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, उसमें एड्रेस करते हुए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था, उसकी कुछ आपको चंद बातें मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जी प्राइम हाँ। मिनिस्टर ने कहा था कि वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का प्रतीक है। हम देख रहे हैं कि यह निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है।
राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर के आया है। मैं आज उन लोगों का आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, आप अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं है, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर का स्पीच आज से 1 साल 2 महीने 2 दिन 4 1 साल 4 दिन पहले ये पीएम का कथन है। और ये पीएम का कथन अखिलेश यादव के जो आज उनका कमेंट है कि हम लोग जो है बंटवारे की राजनीति से आगे बढ़ें, सौहार्द को बनाए रखें और पॉलिटिक्स नकारात्मक ना हो। तो जो है और तो इसका जवाब तो पीएम ने आज से 1 साल पहले दे दिया। और एक बात और ये कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव का अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों सीजनल हिंदू हैं। आपको याद होगा आज से पिछले लोकसभा चुनाव, पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने 2019 में दिल्ली के एक मंदिर में दिवाली की पूजा का आयोजन किया था और एक टीवी चैनल को पैसा देकर उसका उसका लाइव टेलीकास्ट भी कराया था। और अभी इसी चुनाव के पहले भी उन्होंने जो है नामांकन फाइल करने के पहले वो कराट प्लेस के हनुमान मंदिर में भी गए थे। राहुल गांधी भी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 2018 में मंदिर मंदिर खूब जाते थे। अब उन्होंने मंदिर का नाम नहीं बंद कर दिया और उस समय जनेऊ भी पहनते थे, धोती भी पहनते थे। तो उसी तरीके के अखिलेश यादव जो हैं भी एक हिंदू हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जो कटाक्ष करने की कोशिश की कि हम असली हिंदू हैं और योगी जो है ये सब ढोंगी हिंदू हैं और बीजेपी वाले ढोंगी हिंदू हैं, फर्जी हिंदू हैं और राजनीतिक हिंदू हैं। तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि जो कन्विक्शन है, जो कमिटमेंट है, जो समर्पण है, जो निष्ठा है सनातन धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के प्रति, उसके ऊपर अब कोई भी नेता विपक्ष में नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ या किसी भी बीजेपी की वरिष्ठ नेता की निष्ठा और नियत पर कोई प्रश्न करने की हैसियत नहीं रखता। मैं आपको और ये मैं आपको बताता हूं फिर से, जनवरी 22 2024 के नरेंद्र मोदी की भाषण की 4 लाइनों से प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का शिक्षण है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, राम विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। ये बात जो प्राइम मिनिस्टर के भाषण को जो मैंने उद्धृत किया, ये केवल ये बताने के लिए कि भारत का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, भारत की जो सभ्यता मूलक संस्कृति है, इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट। भारत एक सभ्यता मूलक राष्ट्र राज्य है। भारत 1648 की यूरोप की वेस्टफेलिया ट्रीटी के अंतर्गत कोई राष्ट्र राज्य नहीं है। जिस पैटर्न पर आज पूरी दुनिया संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड है, वो कॉन्सेप्ट यूरोपियन है। लेकिन दुनिया में 2 ही सिविलाइजेशन स्टेट बचे हैं, एक भारत है, एक चीन है। और 2 और थे और जो इस्लाम के प्रभाव से नष्ट हो गए, एक ईरान और दूसरा इजिप्ट। तो भारत जो है तो सनातन के बारे में जो कमिटमेंट योगी जी का है और सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना को लेकर के जो जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जो योगी जी कर रहे हैं, उसके बारे में कोई प्रश्न उठाने के लिए मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में किसी नेता में इतना कद है। और उसी में प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था 2024 जनवरी 22 को कि देव से देश है, राम से राष्ट्र है, और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार है। तो ये जो बातें हैं, तो आज जो अखिलेश यादव गए हैं, ये केवल एक डेस्परेट हताशा भरा अटेम्प्ट है कि हम जो है कहीं ऐसा ना हो
कि हमसे मुसलमान वोट तो थोड़ा नाराज है संभल वाली घटना से। हिंदुओं में भी कोई जो उनका हिंदू वोट बैंक है, आखिरकार उनको हिंदू वोट भी देते हैं, यादव समाज के लोग हैं, अन्य वर्ग के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर यादवों के एक वर्ग का दबाव भी दिखता है कि जो आज वो प्रयागराज गए। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि राजनीति के इस शतरंज में आज अखिलेश यादव योगी की पिच पर आने को मजबूर हो ही गए। अब इसके लिए इसको लेकर के तरह तरह के कयास किए जाएंगे कि साहब इसका कोई कोई संबंध क्या मिल्कीपुर से भी है, जहां पे 5 फरवरी को उपचुनाव को मतदान होना है। और योगी ने अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ कुंभ मेले में प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करके अखिलेश यादव का जो पीडीए का जो उनका नैरेटिव था, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जो उनकी राजनीति थी, पूरे समाज को जाति मजहब में बांट करने की राजनीति है, तो उन्होंने एक झटके में अखिलेश यादव के पीडीए के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। ये बात तो हर आदमी जो राजनीति को समझता है और संवेदनशीलता के साथ देखता है, वो ये जानता है कि पीडीए का नारा उनका इतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत वो समझ रहे थे। जनवरी 2024 के लोकसभा चुनाव एक फ्रीक थे, एक असामान्य परिस्थिति थी जिसमें समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई और 6 कांग्रेस को मिल गई। तो उससे ये एक निष्कर्ष निकाल लेना कि भारतीय जनता पार्टी की जो समावेशी राजनीति है, जिसमें सभी जाति और मजहब के लोग शामिल हैं, वो राजनीति ध्वस्त हो गई। ये 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 मेरा अपना मानना है कि एक ये बात बहुत मूर्खता वाली बात होगी। तो अखिलेश यादव को भी समझ में आ गया है कि उनका पीडीए की जो वैधता थी, जो वैलिडिटी थी, उसकी वैधता, उसकी वैलिडिटी जून 2024 में ही समाप्त हो गई है। अगर उसमें वैधता होती, उसमें दम होता, तो यूपी में जो अभी नवंबर में 9 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी को 7 सीटें नहीं मिलती। और जो सबसे बड़ा झटका लगा है समाजवादी पार्टी को, वो है कुंदरकी विधानसभा सीट मुरादाबाद की, जहां पे लगभग 60% कहा जाता है मुस्लिम आबादी है। वहां से बीजेपी का राजपूत समाज का व्यक्ति उम्मीदवार जीता है। तो ये जो आज की घटना है, समाजवादी पार्टी के लिए इससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये संदेश तो चला ही गया कि समाजवादी पार्टी को भी आखिरकार सनातन प्राचीन पुरातन संस्कृति है, उसके आगे शीश नवाना पड़ा। ये आज ये संदेश तो बहुत साफ चला गया जी। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो मोहन भागवत के इस बयान पर के 22 जनवरी 2024 को ही असली आज़ादी मिली है, उस पर भी ये ट्विस्ट करते हैं और उसकी भी आलोचना करते हैं। ये लोग क्या जानेंगे जो मोदी जी ने कहा था 22 जनवरी 2024 को अपने भाषण में, उसके मर्म को क्या समझेंगे ये लोग। देखिए, ऐसा है, मोहन भागवत जी के संघ प्रमुख के बयान को जो जो सबसे बड़ी गलती होती है मीडिया में भी और आम जनता में भी, कि उनके बयान को एक संदर्भ में देखा जाना चाहिए और एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। संघ प्रमुख कोई चुनावी राजनीति में सक्रिय कोई नेता नहीं है, वो एक सांस्कृतिक संगठन चलाते हैं जो राजनीतिक कार्यों में भी सक्रिय रहता है, लेकिन उनका उनका मूल एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को जितवाना नहीं है। वो और उनके कम से कम 4 दर्जन उनके उनके संगठन हैं जो पूरे देश में काम करते हैं और 50 लाख लोग से ज्यादा जो है उनसे जुड़े हुए हैं और उनको कोई लेना देना नहीं कि बीजेपी में क्या हो रहा है। संघ प्रमुख का जो बयान था कि 22 जनवरी जो है देश की स्वतंत्रता का दिवस था, उसका संदर्भ केवल ये है कि 1925 में संघ की स्थापना से लेकर आज तक संघ ने केवल एक ही काम किया है, प्राचीन भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना। और इसके लिए जो औपनिवेशिक जो दास्ता इस देश में ऊपर है, हमारी कानून व्यवस्था पर, हमारे संविधान के ऊपर, हमारे दिमाग पर, हमारे सोच पर, हमारे संस्कार पर, हमारे दैनिक जीवन पर, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारे लीगल सिस्टम पर, जुडिशियल, ये सारा का सारा वही है जो अंग्रेज छोड़ गए थे। तो इतने ये हजार और उसके पहले
जो जो दास्ता इस्लामी दास्ता थी, यानी जो रूल था तुर्कों का, उसको जो है नेहरू जी ने, कम्युनिस्टों ने बता दिया कि ये तो अपने ही थे। जो आदमखोर, जो नरबख्शी जो थे लुटेरे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, जिन्होंने कम से कम 1 करोड़ लोगों से ज्यादा हिंदुओं की हत्या की और लाखों हिंदुओं को यहाँ से गुलाम बना करके उन्होंने जाके बेचा काबुल में, बगदाद में, बुखारा में। उनको बता दिया कि ये तो हमारे ही थे, दे बिकेम अस। तो ये उसके खिलाफ उनका एक एक बहुत पुराना सांस्कृतिक संघर्ष है। और जो मोहन भागवत का ये जो बयान था कि 22 जनवरी को देश आजाद हुआ, ये केवल उसी डीकोलोनाइजेशन कैंपेन को ही अंडरलाइन करता है। और इसमें कोई भी इसमें नई बात नहीं है। तो और संघ प्रमुख के किसी भी बयान को आप अगर तात्कालिक, जो चुनावी राजनीति है, जो तात्कालिक सत्ता की राजनीति है, उसके संदर्भ में आप अगर 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 उसका अगर विश्लेषण करेंगे, तो आपका निष्कर्ष कभी सही मिलना बहुत मुश्किल काम है। वो कभी भी जो है, हाँ, ये बात सही है कि उनके बयानों का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे प्रभाव पड़ता है। जैसे 2015 सितंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उनका बयान आया था आरक्षण के बारे में। बीजेपी के लोगों का मानना है कि उनके इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नुकसान हुआ असेंबली के चुनाव में। और उनका ये भी बयान आया कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग को, तलाश करना उचित नहीं है, एक मंदिर बन गया है। तो ये भी है कि जो लोग अति उत्साहित हो रहे हैं, जो लोग जो है कहीं देश की कानून व्यवस्था के लिए समस्या ना बन पाए, तो उनको भी जो है पैसिफाई करना, उनको भी संतुलित रखना की दृष्टि से ये एक बयान दिया गया है। और आपने गौर किया होगा, नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद संघ के लोगों ने के पूरे देश में ये मुहिम चलाई थी कि यह कोई विजय का दिन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने 2024 जनवरी 22 को अयोध्या में कहा था, यह विजय का दिन है, तो यह विनय का दिन भी है। ये कोई एक समाज के एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर कोई विजय नहीं है। हमने किसी को परास्त नहीं किया है। जो ये कोई ट्रायम्फ नहीं है। तो आपने ध्यान दिया होगा 2025 में भी जब राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के 1 वर्ष पूरे हुए, तो आपने कहीं कोई बड़ा भारी, कोई जो है कि लोगों ने विजयोत्सव मनाया हो, ऐसा कोई बयान किसी का नहीं आया। ऐसा कहीं से सरकार के जिम्मेदार हलकों से कोई ऐसा बयान नहीं आया, ना ना आरएसएस की ओर से, ना विश्व हिंदू परिषद की ओर से, ना राज्य सरकार की ओर से, ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और 22 जनवरी की बजाय भारतीय कैलेंडर की जो तिथि है, वो उस समारोह की पहली वर्षगांठ जनवरी 11 को ही मना ली गई अयोध्या में। उसमें यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी गए थे। तो इसलिए उनके बयानों को संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। और चुनावी राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच में क्या क्या खींचातानी हो रही है, किस मुद्दे पे विवाद चल रहा है, कौन किसको कहाँ पटक रहा है, कौन किससे आगे जा रहा है, इस संदर्भ में उनके बयान को अगर कभी भी आप एनालाइज करेंगे, तो मेरे मेरे विचार से कभी भी उसका जो आपको परिणाम मिलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, वो तथ्यों के आधार पे सही नहीं होगा। जी, ये बताइए कि साहब ये कुंभ, महाकुंभ, ये सब तो जोड़ने का काम करते हैं हाँ, और ये डुबकी लगाने वाले तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हाँ। ये अंतर विरोध क्यों? मैंने बताया ना आपसे कि अब तक तो है, आप जो है कुंभ का माहौल उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि साहब जो है, और उसमें आपने मुख्यमंत्री की आवाज को भी घसीट दिया कि वहां भी शिवलिंग दबा है। अब तक आप सनातन का मजाक बना रहे थे। कुंभ में होने वाली की जो तैयारियां हैं, उसका भी आप मजाक बढ़ा रहे थे। आप लगातार सवाल कर रहे थे कि वहां भीड़ नहीं आ रही है, वहां लोग नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कहा कि आपने कि गोरखपुर से जो ट्रेनें जा रही हैं प्रयागराज, वो भी खाली जा रही हैं। वो एक तरीके से उन्होंने हमला ही किया था मुख्यमंत्री के ऊपर, उनके ऊपर व्यंग किया था। तो और एकाएक आप जो है वहां पे स्नान करने पहुंच गए। तो
आपका जो समर्पण है, जो आपका कन्विक्शन है, जो आपकी प्रतिबद्धता है, जो आपका कमिटमेंट है, वो सनातन संस्कृति के प्रति है, या नया नया आप में कमिटमेंट आ गया है, कोई आप में नई प्रेरणा का संचार हुआ है, ये बात तो ये इट लैक्स कन्विक्शन, ये बात कोई नहीं मानेगा। तो आप एक जो है, एक आपको लगता है कि आपने एक बहुत ही चालाकी भरा एक पॉलिटिकल मूव किया है कि शायद इसका आपको कुछ राजनीतिक लाभ आपको मिल जाए, और जो आपके ऊपर सनातन विरोधी जो ठप्पा लगा हुआ है, और चूंकि अब राहुल गांधी के साथ आप गलबहियां करते हैं, और वो सनातन के खिलाफ रोज कोई ना कोई बयान देते ही रहते हैं, कभी जाति और भारतीय जनता पार्टी को आज आज 11वां साल है नरेंद्र मोदी को, वो समावेशी इंक्लूसिव सबको साथ लेके चलने की राजनीति कर ही नहीं रहे हैं, करके दिखाया भी है। सबका साथ सबका विकास। और आप जो है केवल ये देख रहे हैं कि बजट बनाने वाले लोगों में कितने लोग जो हैं शेड्यूल कास्ट हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, और कितने ओबीसी हैं, और आप मतलब हर जगह आपको केवल जो है हर व्यक्ति, यहाँ तक कि जो जर्नलिस्ट से पूछ रहे हैं कि तुम किस जात के हो, तुम्हारा मालिक किस जात का है, तो आप तो केवल जाति के आधार पर बांट रहे हैं। तो अखिलेश अरे यादव ने अरे किया है ये। अरे मिश्रा जी, रहने दो, इस तरह की हाँ, टिप्पणियां करते हैं। हाँ, ये तक बयान दिया अखिलेश ने, वो भी संसद भवन के सामने कहा, अरे मिश्रा जी आप बड़े अच्छा, तो ठीक है, तुम तो ब्राह्मण हो। तो ये इतना डिविसिव बंटवारे का, समाज को बांटने का एजेंडा तो इंडी अलायंस का है, कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? तो मस्जिद के इमामों को सैलरी आप दे रहे थे, 18 महीने सैलरी आप दे नहीं पाए। अब आपको लगा कि यार कि अब आपकी बात, चुनौती जो है ज्यादा कड़ी है, और 10 साल में हम कुछ कर नहीं पाए, उसके उसके बाद और प्लस हमारे ऊपर इतने गंभीर आरोप लग गए भ्रष्टाचार के। तो अब आप कह रहे हैं कि हम तो जो है पुरोहितों को भी सैलरी देंगे, 18,000 रुपया, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी देंगे। तो स्वयं मुस्लिम ही सवाल उठा रहे हैं, इमाम सवाल उठा रहे हैं, जब हमको सैलरी आप 1.5 साल से नहीं दे पाए, तो इन्हें कहां से दे देंगे आप? तो ये सब जो है, तो ये आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब लोग सीजनल हिंदू होते हैं। ये सब चुनाव के समय हिंदू हो जाते हैं, और माथे में तिलक भी लगाते हैं, चंदन भी लगाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, और धोती पहनते हैं, केरला के मंदिर में जाते हैं तो मुंडू भी पहनते हैं, और काशी पहुंच जाते हैं तो वहां भी जाकर के काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी पूजा भी जो है जलाभिषेक कराते हैं। तो इनका कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इनका जो है कोई इनका कोई वैचारिक निष्ठा नहीं है। जैसा मैंने आपको पीएम का के भाषण को जो मैंने कोट किया, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि पीएम का क्या कमिटमेंट है, योगी आदित्यनाथ का क्या कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का क्या कमिटमेंट है। नहीं, स्थापना काल से है, संघ की स्थापना काल से है। और जो इनको जो सबसे बड़ी समस्या नजर आती है कि बीजेपी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की प्राचीन सभ्यता के पुनर्स्थापना का कार्य तो कर ही रहा है, लेकिन वो समाज में डिविसिव काम नहीं कर रहा। वो उसका ये कार्य किसी वर्ग, किसी मजहब के विरुद्ध नहीं है, किसी का नुकसान करना, किसी का कुछ छीनना नहीं है। केवल जो हमारा हमसे छीना गया है पिछले 500 सालों में, केवल उसको वापस पाना, उसकी पुनर्प्राप्ति ही हमारा हमारा उद्देश्य है। किसी को और हमारा ये भी सोचना नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचा करके ही हमारा लाभ होगा, जिसको बोलते हैं जीरो सम गेम, कि योर लॉस इज माई गेन। नो, ये संघ की बीजेपी का सोच या नीति नहीं है। और पिछले 8 साल के योगी जी के राज को देख लीजिए, पिछले 10 साल के प्राइम मिनिस्टर मोदी के राज को देख लीजिए, उन्होंने समावेशी राजनीति, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, सबका साथ सबका विकास के जरिए इसको जमीन पे, धरातल पे लागू करके दिखाया है, सिद्ध किया है। और, 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 और समाजवादी पार्टी को ये भी परेशानी है कि 8 साल में वो योगी आदित्यनाथ को या उनकी सरकार को मुसलमान विरोधी साबित नहीं कर पाए। वो आज भी इसी काम में लगे हुए हैं। संभल में जो हिंसा हुई 24 नवंबर को, वो हिंसा सामुदायिक हिंसा नहीं थी,
वो हिंदू मुस्लिम की हिंसा नहीं थी। वहां पे जामा मस्जिद पे एकत्र हुई भीड़ ने पुलिस पे पथराव किया। जो कोर्ट के आदेश के ऊपर जो एएसआई की टीम के साथ जो कोर्ट कमिश्नर वहां पे सर्वे करने गया था, उसको सर्वे करने से रोका गया और पुलिस टीम पे हमला हुआ। उसमें 5 लोग मारे गए, लेकिन उसमें एक भी व्यक्ति पुलिस की गोली से नहीं मरा, ये तो पोस्टमार्टम से साबित हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 5 लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए। और बहराइच में जो एक मुस्लिम दंगाई की गोली से जो राम गोपाल मिश्रा मारा गया, उसके ऊपर समाजवादी पार्टी का बयान तक नहीं आया। तो समाज को, देश को, प्रदेश की जनता को जाति मजहब के आधार पर बांटने का काम कौन कर रहा है, खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? क्या सरकार कर रही है या समाजवादी पार्टी कर रही है? तो और जैसे जैसे बीजेपी की समावेशी राजनीति आगे बढ़ेगी, जनता में इसके प्रति विश्वास बढ़ेगा, और तो वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की जाति के आधार पर समाज को बांट करके राजनीति करने का जो 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 स्कोप है, जो उसकी संभावनाएं हैं, वो सिकुड़ती जाएंगी। लोग देख रहे हैं कि भाई अब तक आपका नारा था कि भाइयों अब मंडल कमीशन लागू हो गया है, डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। अब लोग देख रहे हैं कि भैया मंडल लागू हुए 35 साल हो गए, आप लोग जो है जो टूटी जीप में चलते थे, अब आप लोग आज चार्टर्ड प्लेन में चल रहे हैं, सबका जीवन 5 स्टार हो गया है। उन्हें क्या मिला? उन्हें तो जो मिला है वो पिछले 8 साल में मिला उत्तर प्रदेश में। तो ये चीजें हैं। और अब चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की या कोई खुराफात करने की बात सोच भी सके। करना तो बहुत दूर की बात है। वीरेंद्र जी, ये चित्र जो मैंने अभी दिखाए थे, इसमें जरा देखिए, इनका मंत्रिमंडल पूरा आसपास सब है खिलखिलाते हुए, इसमें। ये भी तो और घातक है हमने समाजवादी पार्टी के। वो भी दृश्य देखे थे जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर जल उछाल रहे थे, गंगा हाँ जल हाँ उछाल हाँ रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो क्या अखिलेश यादव जब वहां गए तो 20-25 समाजवादी भी ऐसे नहीं हैं कि जिनके साथ थोड़ा बहुत वहां दिखा देते कि भाई हम भी सामूहिक रूप से ही आए हैं, भले ही हम सत्ता में नहीं है? अरे आप अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को ले जाते, आप अपनी पार्टी के मुसलमान नेताओं को ले जाते और जाके बोलते कि देखो समाजवादी की जो है, मुसलमान जो है, ये हमारे देश का उत्सव है, ये हमारे देश का जो है पौराणिक और आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एक 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 पर्व है। इसमें जो है जाति मजहब के भेद के ऊपर उठ करके हम सब शामिल हो रहे हैं। आपकी पार्टी में 2 दर्जन एमएलए मुस्लिम है, किसी एक को ले जाते, क्यों नहीं ले गए आप? किसने रोका था? लेकिन योगी जी की सरकार में जो मुस्लिम मिनिस्टर है दानिश अंसारी, वो वहां शामिल था। क्यों नहीं था वहां पे? वहां पे सब थे। वहां पे आप जिनको कहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट हैं और ये ओबीसी हैं और ये छत्री हैं और ये वैश्य हैं, ये ब्राह्मण हैं, सब थे उसमें। कौन नहीं था उसमें? तो ये काम तो अखिलेश के सामने मौका था ना। आपकी पार्टी में भी सभी हर जाति मजहब के लोग हैं, आपके पास 100 एमएलए हैं, तो आप उनको ले जाते। किसने रोका था आपको? या आप नहीं ले गए? तो और एक तरफ आप जो है ये आप आज ही उनका ये बयान है, बंटवारे की राजनीति ना हो, सहिष्णुता सौहार्द बना रहे। अरे भाई, सहिष्णुता सौहार्द बनाने का अवसर तो आपके पास भी था। आप अपने पार्टी के 25, 30, 40 एमएलए को लेके जाते। आपके पास 37 एमपी हैं और आपके पास रामपुर का एमपी मुसलमान है, आप उसको ले जाते। जो मौलाना नदवी है, उसको ले जाते आप। क्यों नहीं ले गए आप? आपके पास जो है 8-10 एमपी हैं आपके, जो कि शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, आप उन्हें ले जाते। लेकिन ऐसा तो आपने कुछ किया नहीं, और उल्टे नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं कि जो है कि टॉलरेंस बनी रहे और राजनीति और बंटवारे की राजनीति ना हो। आप स्वयं क्या कर रहे थे? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आपने इतना समय निकाला और ओशियन नेटवर्क पर अहम मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच।